नमस्कार। मनिंद्र स्कूल की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं। कल देखो हमने जो पिछली हमारी क्लास थी उसमें गुप्त वंश के शासकों के बारे में पढ़ा था। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमें आज पढ़ेंगे गुप्तकालीन संस्कृति और समाज, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे वर्धन वंश। तो देखो, जो गुप्तकालीन संस्कृति पढ़ेंगे, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? गुप्तकालीन संस्कृति। तो सबसे पहले इसकी विशेषता थी कि गुप्त सम्राट है वो वैदिक धर्म को मानने वाले थे। कौन से धर्म को मानते थे गुप्तकालीन सम्राट? वैदिक धर्म को। पहले इसकी ये विशेषता थी। प्रश्न आता है कि गुप्तकालीन जो संस्कृति है उसकी विशेषताओं को उल्लेख कीजिए या गुप्तकालीन संस्कृति उसके बारे में बताइए। तो पहली क्या विशेषता थी इसकी कि ये जो सम्राट थे गुप्तकालीन है वो कौन से धर्म को मानते थे? वैदिक धर्म को मानते थे। अब देखो, दूसरी है विशेषता इसकी अश्वमेध यज्ञ। गुप्तकालीन जो सम्राट थे उनमें से प्रमुख दो सम्राट, जिनमें से पहला समुद्रगुप्त और दूसरा कुमारगुप्त महेंद्रादित्य, इन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। मैंने आपको पहले बताया है कि अपनी शक्ति का संचार करने के लिए उस समय में ये अश्वमेध यज्ञ करवाया करते थे। तो दूसरी विशेषता होगी इसकी अश्वमेध यज्ञ। अब देखो, इसकी तीसरी विशेषता ये थी कि गुप्तकालीन जो समाज था या जो संस्कृति थी ना, इसमें अपराध बहुत कम होते थे। क्यों? क्योंकि गुप्तकालीन समाज में जो राजा थे वो उन्होंने इस प्रकार की मतलब गुप्तचर व्यवस्था बनाई हुई थी कि अपराध बहुत ही कम होते थे। शांति व्यवस्था थी, वहां पर चोरी डकैती इस प्रकार की कोई घटनाएं नहीं होती थी। जनता का जो जीवन था वो एक आरामदायक जीवन था। फिर है देखो, यहां पर जो राजकाज की या राजकीय जो कार्य किए जाते थे इसके लिए संस्कृत भाषा काम में ली जाती थी। राजकाज की भाषा कौन सी थी? संस्कृत। गुप्तकालीन समाज में चौथी विशेषता बनती है कि यहाँ पर राजकाज की भाषा है वो कौन सी इस्तेमाल होती थी? संस्कृत भाषा का उपयोग इसमें होता था। और जो आज हम देखते हैं रामायण और महाभारत, वो अपने वर्तमान रूप में जो अस्तित्व में आई थी वो गुप्तकाल में ही आई थी। जो आज अपने जिस स्वरूप को देखते हैं ना रामायण के और महाभारत के, वो वास्तविक रूप में जो गुप्त काल था उसमें ही अस्तित्व में आई थी। अगली विशेषता ये है इसकी। फिर जो दशमलव प्रणाली का आविष्कार हुआ वो भी गुप्त काल में हुआ था। अगली विशेषता क्या है? दशमलव प्रणाली का जो आविष्कार हुआ वो गुप्त काल में ही हुआ। अब देखो, ये हमारी विशेषताएं थी। मुख्य रूप से कितनी विशेषताएं? 6 विशेषताएं थी। पहली, गुप्त सम्राट वैदिक धर्म को मानने वाले थे। दूसरी, अश्वमेध यज्ञ। कौन कौन से शासक ने करवाया अश्वमेध यज्ञ? समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त महेंद्रादित्य ने, सभी ने नहीं करवाया था। अब देखो, अपराध बहुत कम होते थे। राजकाज की भाषा संस्कृत थी। रामायण महाभारत है वो अपने अस्तित्व में इसी काल में आई। और दशमलव प्रणाली का आविष्कार हुआ। इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। जो इसके शासक थे उनके बारे में अगर किसी ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो देखें। अब देखो, गुप्तकालीन समाज। प्रश्न आता है गुप्तकालीन समाज के बारे में बताइए। तो गुप्तकालीन समाज में वो कौन सी विशेषताएं थी? देखो, हर जो समाज है, चाहे वो मौर्य वंश हो, मौर्य समाज हो या गुप्त समाज या वर्धन, सभी की कुछ ना कुछ विशेषताएं होती हैं। तो गुप्त काल में देखो समाज का विभाजन, समाज का विभाजन, जैसे आज हमारे समाज का विभाजन क्या होता है? समाज का पहले समाज है क्या? हम सभी लोगों से मिलकर समाज बना है। और उसका विभाजन कैसे? विभाजन का मतलब होता है बंटवारा। क्या होता है? बंटवारा। तो जैसे आज जातियों में और धर्म में बंटवारा हुआ है ना, जैसे कोई किसी जाति का है कोई किसी जाति का, उसी प्रकार गुप्तकालीन समाज में भी जातियों का जो है बंटवारा वो कितने भागों में हुआ था? उस समय 4 वर्ण थे। पहला वर्ण था ब्राह्मण। कौन सा था? ब्राह्मण। पहला विभाजन ब्राह्मण। दूसरा क्षत्रिय। दूसरा कौन सा था? क्षत्रिय। तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। इनके भी देखो अलग अलग काम बांट दिए थे। समाज कितने भागों में बटा हुआ था? 4 भागों में। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों का कार्य देखो क्या था? जो मैं काम करवा रहा हूं ना, ये काम था ब्राह्मणों का। बच्चों को पढ़ाना, अध्ययन देना, अध्ययन करवाना, उनको दान दक्षिणा यज्ञ वगैरह करना, ये ब्राह्मणों का काम होता था। सबसे उच्च कोटि का मतलब है जो वर्ण माना जाता था ना, वो ब्राह्मण वर्ण माना जाता था। ठीक है। दूसरा क्षत्रिय, सैनिक जो होते थे,
रक्षक जो होते थे। क्षत्रियों का काम होता था राज्य की रक्षा करना, युद्ध वगैरह करना, वो कार्य किसका होता था? क्षत्रियों का। तो क्षत्रिय और ब्राह्मण है, ये क्या है? दोनों ही जो वर्ण थे वो क्या है? उच्च वर्णों में गिने जाते थे। तीसरा जो वर्ण था वो वैश्य, जिनका काम था व्यापार करना, खेतीबाड़ी करना, ये सारा सिस्टम है वो गुप्त काल में वैश्य लोग करते थे, और शूद्र थे वो सेवा प्रदाता थे। तो 4 वर्ण थे। लेकिन देखो 4 वर्ण है वो वर्णाश्रम की तरह नहीं थे कि ब्राह्मण के जो जन्म के आधार पर नहीं था ये सिस्टम। पहले देखो जब वर्णाश्रम ये बना, वर्ण व्यवस्था बनी ना, उस समय सारा का सारा वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म के आधार पर थी। जैसे जो अध्ययन या अध्यापन का कार्य करता उसे तो ब्राह्मण बना देते थे, उसकी जाति क्या हो जाती थी? ब्राह्मण। जो क्षत्रिय जाति किसकी होती थी? जो सेना में भर्ती हो जाता था, सैनिक होता था, वो क्षत्रिय हो जाता था। फिर जो वैश्य है वो खेतीबाड़ी व्यापार वाले, और शूद्र सेवा प्रदाता, वो क्या थे? कर्म के आधार पर थे, यानी कि जैसा कार्य करते थे उनका वर्ण ऐसा हो जाता था। लेकिन गुप्त काल में जो स्थिति थी उससे विपरीत थी। गुप्त काल में क्या था? अगर ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया तो वो ब्राह्मण ही था। क्षत्रिय के घर में अगर कोई जन्म है तो वो भी क्षत्रिय था। जाति के आधार पर, मतलब जन्म के आधार पर ही थी, न कि कर्म के आधार पर। अब देखो अगला है महिलाओं की स्थिति। छोटा प्रश्न आता है कि जो गुप्तकालीन समाज है उसमें कितने वर्ण थे? तो उसमें अपने को क्या लिखने हैं? 4 वर्ण। नाम पूछ ले कि नहीं 2 के या 4 के लिखते, तो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य और शूद्र। अब देखो महिलाओं की स्थिति, क्या चीज है? महिलाओं की स्थिति। सबसे ज्यादा सुखी जो महिला है वो इस काल में थी। सबसे ज्यादा सुखी है, जो अधिकार थे वो महिलाओं को इसी काल में थे, गुप्त काल में। कैसे? अगर कोई भी धार्मिक कार्य होता था उसमें पति के साथ पत्नी की जो उपस्थिति है वो अनिवार्य थी, यानी कि कोई भी धार्मिक कार्य में अगर पति जा रहा है तो साथ में पत्नी को ले जाना जरूरी होता था। यानी कि महिलाओं की ज्यादा पूछ थी पुरुषों से। जो महिलाओं की जो है वो स्थिति बहुत बढ़िया थी। अब देखो दूसरा, 8 प्रकार के विवाह थे। कितने प्रकार के विवाह थे? 8 प्रकार के विवाहों का प्रचलन था गुप्त काल में। और एक स्वयंवर प्रथा भी इस काल में विद्यमान थी। कौन सी? स्वयंवर। स्वयंवर क्या होता है? स्वयंवर देखो आपने टीवी में भी देखा होगा, वैसे मैं आपको बता देता हूं। जो स्त्रियां होती थी उनको अपना वर चुनने का अधिकार होता था। बहुत सारे पुरुष वो लाइन में खड़े हो जाते थे, जो उसको पसंद आता था उसके वो माला डाल देती थी, वो था स्वयंवर। ठीक है ना? तो गुप्त काल में ये प्रथा थी। इसके अलावा अगर किसी भी स्त्री है उसके पुत्र नहीं होता था तो पुत्र के अभाव में जो संपत्ति है ना उसकी जो मालकिन होती थी वो महिला ही होती थी। और सबसे बढ़िया जो चीज इसमें थी वो बालिका शिक्षा। महिलाओं को इस काल में पढ़ाया जाता था। ठीक है? तो ये गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति देखो। ये तो ऊपर वाला तो हो गया संस्कृति, गुप्तकालीन संस्कृति, और ये हो गया गुप्तकालीन समाज, यानी समाज कैसा था? 4 भागों में विभक्त, और महिलाओं की स्थिति लिखनी है। अब देखो ये हमारे गुप्तकालीन संस्कृति कंप्लीट हुआ, गुप्तकालीन समाज और गुप्तकालीन जो शासक है उनके बारे में पहले ही वीडियो में आपको बताया गया। देखो बहुत अच्छा लगता है, काफी जो बच्चे हैं वो कमेंट बॉक्स में होमवर्क करके और उसकी फोटो खींच के डालते हैं। आज मैं जब कमेंट बॉक्स में कमेंट पढ़ रहा था तो उसमें मैंने देखा कि कुछ बच्चों ने होमवर्क किया हुआ है और उसके बाद में उसकी फोटो है वो खींच के और कमेंट बॉक्स में लिखी हुई है। बहुत सारे बच्चे हैं वो मतलब अपना डाउट भी क्लियर करते हैं। जो भी आपके मन में डाउट है, आपको कुछ चीज समझ नहीं आ रही या फिर ऐसी कोई समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उनका उत्तर आपको देंगे। खाली वीडियो देखना ही नहीं है, इसको समझना है। जो चीज समझने आए वो कमेंट में हमसे पूछनी भी है। अब देखो अगला हम जो वंश पढ़ेंगे वो वर्धन वंश। महाराजा धीराज की जो उपाधि धारण करने वाला पहला जो शासक था वर्धन वंश में वो था हर्षवर्धन। ठीक है? अब देखो अपने वर्धन वंश को स्टार्ट करेंगे। मैंने देखो इसमें आपको बताया कि महिला है इनकी पूंछ होती थी। पूंछ का मतलब वो नहीं वो पूंछ होती थी। ठीक है ना? पूंछ मतलब उनकी बहुत ज्यादा वैल्यू थी। अपने कहते हैं ना मारवाड़ी में कि बहुत ज्यादा पूंछ है, तो वैसे ठीक है ना, कहीं वो पूंछ समझ लो।
अब देखो वर्धन वंश। वर्धन वंश है, देखो इसमें 3 राजा हुए मुख्यतः। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि वर्धन वंश का जो प्रारंभ कहां से हुआ, किसने इस जो वंश है इसकी स्थापना की। दिल्ली के निकट थानेश्वर जगह है, क्या नाम है, दिल्ली के निकट थानेश्वर। तो वहां पर पुष्यभूति जो कि एक शिव का उपासक था, इसने इस वंश की स्थापना की। क्या प्रश्न है कि वर्धन वंश की स्थापना किसने की? तो देखो दिल्ली के निकट 6ठी शताब्दी, पुष्यभूति जो कि किसका उपासक था, शिव का, उसने वर्धन वंश की स्थापना की। इस वंश में देखो 3 राजा हुए मुख्यतः, ठीक है। कितने राजा हुए? 3। सबसे पहला जो राजा था उसका नाम था प्रभाकर वर्धन। क्या नाम था उसका? प्रभाकर वर्धन। इसके 2 पुत्र थे। प्रभाकर वर्धन के पुत्रों की संख्या कितनी थी? 2। पहला राज्यवर्धन और दूसरा हर्षवर्धन। पहले पुत्र का नाम क्या था? राज्यवर्धन और दूसरा हर्षवर्धन। तो देखो अपने यहां एक सिस्टम रहा है कि राजा जो होता है, पिता के बाद में बड़ा पुत्र है वो राजा बनता है। तो यहां पर बड़ा पुत्र कौन था? राज्यवर्धन। प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। बड़ा पुत्र था राज्यवर्धन, तो प्रभाकर वर्धन के बाद में उसका बड़ा पुत्र राज्यवर्धन है वो राज सिंहासन पर बैठा। लेकिन राज्य जो वर्धन है उसको निरंतर युद्धों का सामना करना पड़ा। और एक दिन ऐसा आया कि बंगाल के गौड़ शासक जिसका नाम था शशांक, क्या नाम था? शशांक, और उससे युद्ध करते समय 606 ईस्वी में राज्यवर्धन की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। 606 ईस्वी में प्रश्न आता है कि राज्यवर्धन की मृत्यु है वो किससे युद्ध करते हुए हुई? बंगाल के गौड़ शासक शशांक द्वारा। अब देखो जब इसकी मृत्यु हुई तो इसके बाद में इसका जो छोटा भाई है जिसका नाम था हर्षवर्धन, वो शासक बना। कब? 606 में तो इसकी मृत्यु हुई थी, तो वो भी शासक कब बनेगा? 606 में, ठीक है। और उसने 40 वर्षों तक क्या किया? शासन किया। हर्षवर्धन ने शासन कितने साल किया? 40। अब देखो क्या घटना हुई थी कि जब गौड़ जो शासक था शशांक और उसके साथ युद्ध हुआ उसका राज्यवर्धन के साथ, तो उस समय इनकी एक बहन थी, इनकी राज्यवर्धन की और हर्षवर्धन की बहन है प्रभाकर वर्धन की पुत्री, जिसका नाम था राजश्री। क्या नाम था? राजश्री। देखो ये राजश्री, ये डर के भाग गई अज्ञात स्थान पर, यानी किसी को नहीं पता था ये कहां गई। डर के और भाग गई। इसने सोचा कि गौड़ जो शासक शशांक है वो मुझे भी मारेगा, तो ये क्या है, वहां से किसी अज्ञात स्थान पर जाकर छुप गई या रहने लग गई। तो देखो अब सबसे पहले तो हर्षवर्धन ने शासक बनते जो कार्य किया वो ये था कि सबसे पहले इसने अपनी बहन राजश्री को ढूंढा, उसका पता लगाया। शासक बनते ही हर्षवर्धन ने सबसे पहला काम क्या किया? अपनी बहन राजश्री को खोजा। देखो ये जो मैं समझा रहा हूं इसको एक कहानी की तरह, जैसे हमें टीवी देखते हैं ना उसमें देखते हैं पूरा ध्यान लगा के, वैसे तभी इसलिए हमारे को समझ आती है। तो देखो अपनी बहन को इसने खोजा और उसके बाद में इसने कामरूप के राजा, कामरूप प्रदेश था उसका राजा जिसका नाम था भास्कर वर्मा। क्या नाम था? भास्कर वर्मा। इससे संधि कर ली, क्योंकि देखो हर्षवर्धन की जो सेना थी वो थोड़ी कमजोर पड़ रही थी, तो इसलिए इसने संधि किससे कर ली? भास्कर वर्मा से। और एक भास्कर वर्मा से संधि करके इसकी जो सेना है वो अपने साथ मिलाई। और फिर इसने किस पर आक्रमण किया? किस पर आक्रमण किया? भाई मेरे पे और आप पे तो करेगा नहीं। इसका दुश्मन कौन था? इसके भाई को किसने मारा था? शशांक। कहां का शासक था शशांक? बंगाल का गौड़ शासक था, ठीक है ना, शशांक। शशांक पर आक्रमण किया और उसको पराजित किया, ठीक है। किसके साथ मिला ये संधि? किसके साथ की? भास्कर वर्मा। छोटा प्रश्न आ जाए कि प्रभाकर वर्धन है उसके कितने पुत्र थे? 2 पुत्र और पुत्री एक थी। क्या नाम था पुत्री का? राजश्री। और पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। तो मैंने आपको पहले भी बताया जो हर्षवर्धन है इसने कितने वर्ष तक शासन किया? 40 वर्ष तक। अब ये निसंतान था, यानी कि इसके कोई औलाद नहीं थी, न कोई पुत्र था न ही पुत्री, जिसके कारण आगे ये वंश बढ़ ही नहीं सका।
ये वंश कहां खत्म हो गया? हर्षवर्धन पर। इसकी जो स्थापना है वो तो किसने की थी? पुष्यभूति ने की थी, ठीक है ना। थानेश्वर दिल्ली के निकट, ठीक है। कितने इसमें राजा हुए? 3, एक तो प्रभाकर वर्धन है और 2 उसके पुत्र। अब देखो जो हर्षवर्धन था ये एक दानी शासक भी था। इसको देखो इतिहास में दानी शासक के नाम से भी जाना जाता है। हर्षवर्धन क्या दान करता था? ये देखो हर 5वें वर्ष, 5 वर्ष तक तो क्या करता है? बढ़िया साम्राज्य है उसको चलाता, धन इकट्ठा करता, और 5वें वर्ष, हर 5वें वर्ष प्रयाग में एक महोत्सव आयोजित करता था। कहां पर? प्रयाग में गंगा यमुना जो नदियां हैं उनके संगम पर। संगम क्या होता है? जब नदियां मिलती है ना, इधर से गंगा इधर से यमुना, तो वो जो मिलती हैं उस स्थान को बोलते हैं संगम, यानी कि मिलना, ठीक है। क्या मिलती थी? नदियां। उस स्थान पर प्रयाग में ये हर 5वें वर्ष धन दौलत वो गरीबों में बांट देता था, दान कर देता था। खुद की तो औलाद थी नहीं, इसको धन कहां से ये था, ठीक है। तो ये अपना जो धन है उसका काफी ज्यादा जो हिस्सा है वो क्या करता था? प्रयाग में गंगा और यमुना के तट पर दान देता था। तो इसको कौन सा शासक माना गया? दानशील शासक भी कहा गया है, ठीक है ना। दानशील शासक के नाम से कौन सा शासक जाना जाता है? तो हर्षवर्धन। क्या लिखेंगे अपने? हर्षवर्धन, ठीक है। राज्यवर्धन का तो नाम में राज्य है, ज्यादा दिन राज्य नहीं किया इसने, बेचारे थोड़े ही दिन राज्य किया था, उसके बाद में तो युद्धों में जूझना पड़ा और इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो हमारे वर्धन वंश है, इसमें एक तो प्रश्न आएगा वर्धन वंश के बारे में बताइए, तो अपने देखो सीधे सीधे लिख देंगे कि वर्धन वंश में 3 राजा हुए, जो मैंने बताया वो सीधा लिख देंगे। एक इसमें थोड़ा सा देखो घुमा के प्रश्न पूछ लिया जाता है, जिसमें वर्धन वंश के बारे में नहीं पूछा जाता, उसमें सिर्फ किसके बारे में पूछा जाता है? हर्षवर्धन के बारे में। किसके बारे में? हर्षवर्धन, ठीक है, कि हर्षवर्धन के बारे में बताइए। तो भी उसमें हमने ये लिखना है कि हर्षवर्धन है वो किसका पुत्र था? प्रभाकर वर्धन का पुत्र था, और अपने भाई राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद में ये राजा बना, ठीक है। उसके बाद में इसने अपनी बहन को तलाश किया, और इसके बाद में इसने कामरूप के राजा भास्कर वर्मा से संधि की और शशांक पर आक्रमण करके उसको जीता। और ये प्रति 5वें वर्ष जो प्रयाग है उसमें गंगा और यमुना के तट पर इनके संगम पर एक महोत्सव आयोजित करता था, गरीबों को बुलाता था, जितने भी गरीब जो लोग थे उनको वहां बुलाता था, और उसके बाद में जितने भी धन अपनी संपत्ति है उनको उनमें न्यौछावर कर देता था। काफी जो भाग है वो गरीबों में बांट देता था। ये हमारा छोटा सा वंश है वर्धन वंश, ठीक है। हर्षवर्धन है ये सूर्य का और शिव जी का उपासक था, ठीक है। 2 चीज और बता देता हूं मैं आपको कि जो हर्षवर्धन है ना, हर्षवर्धन है ये किसकी उपासना करता था, किसको मानता था? एक तो सूर्य देव को और एक शिव जी को, इनका उपासक था। और प्रश्न आता है कि वर्धन जो वंश था उसमें महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन सा था? तो महाराजा धीराज की जो उपाधि प्राप्त करने वाला जो शासक था ना, वो भी कौन था? हर्षवर्धन था। तो ये देखो हमारा जो वर्धन वंश है ये आज कंप्लीट होता है। आज हमने किस किस चीज के बारे में पढ़ा? गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियां, गुप्तकालीन समाज, और साथ में वर्धन वंश। इससे पहले के जो अगर किसी बच्चे जो नया बच्चा जुड़ा है तो इससे पहले के जो टॉपिक हैं वो आप देखो, जब YouTube पे आप इस चीज को देखते हो तो उसमें एक प्लेलिस्ट आती है, प्लेलिस्ट ऊपर जब देखोगे ना तो प्लेलिस्ट, उस प्लेलिस्ट पर जब आप क्लिक करते हो तो उसमें जो वीडियो है वो क्लास वाइज है। जैसे 10वीं के सामाजिक के हैं वो अलग मिल जाएंगे, 10वीं के गणित के अलग मिल जाएंगे, 12वीं आर्ट के अलग मिल जाएंगे, 12वीं साइंस के अलग मिल जाएंगे। तो आप कंफ्यूज होने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं। आप जब इसको YouTube में देखते हो तो ऊपर देखा करो प्लेलिस्ट लिखा होता है, उसके ऊपर क्लिक करोगे ना तो क्लास वाइज आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, पीछे वाले भी। क्योंकि काफी बच्चों के कमेंट आते हैं सर दूसरा जो वीडियो है वो डालना, तो उसकी आवश्यकता ही नहीं है। दूसरा पहला जितने भी अभी तक सामाजिक के जितने भी टॉपिक बने हैं वो सारे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में आप जब जाके देखोगे तो YouTube में जब देखते हो तो आप प्लेलिस्ट में उसको देख लें। अब देखो आगे के जितने भी जो वंश हैं वो हम आगे के जो क्लास है उनमें निरंतर जो क्लासें चलेगी उनमें आपको, बाकी सब्जेक्टों की भी जो क्लास है वो जल्द आपको मतलब टॉपिक प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।